नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा एक बार कंप्लीट जरूर सुनिएगा। आपकी भर्ती से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ देखिए, जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें हम एक कमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें आपने पीएच की सीट तो बताई नहीं, उनकी सीट कहाँ चली गई। जो आरटीआई का डाटा है वो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अनुसार है और क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत ही शामिल होता है। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी ऊर्ध्वाधर श्रेणी नहीं होती है? यानी ये जनरल हो सकते हैं या ओबीसी हो सकते हैं या ईडब्ल्यूएस हो सकते हैं या एससी या फिर एसटी। ऐसा तो नहीं कि आप इनको 2 बार काउंट करेंगे। आप सभी भरोसा रखा करें, जो कुछ भी जानकारी हमारे द्वारा आप सभी को बताई जाती है, कभी हो सकता है बाय मिस्टेक बताने में कोई मिस्टेक हो जाए। बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है हमेशा आपको सही जानकारी दें। इतना ही नहीं, जो भी रिप्लाई है आरटीआई का, जो भी डाटा है, उसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आप अनारक्षित से अलग न मानिए। हालांकि ऐसे जब अधियाचन आता है तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अलग होता है, यूआर का आरक्षण अलग होता है, ओबीसी एससी एसटी का अलग अलग होता है। लेकिन ये जो भी रिप्लाई आया है उसको छोड़ दीजिए। इसी तरह से आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी है, उसका भी आरटीआई रिप्लाई कल की डेट में आया है, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, आपकी भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के, अर्हता को लेकर के, समकक्षता को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम है आप सभी में। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसके पहले 2 बार नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके भर्ती में। 2004 में शायद आया था, फिर 2011 में आया था और 2011 के बाद से फिर नई नियमावली बन गई थी। और आप देखेंगे कुछ विषयों को लिखते हुए उसमें लिख दिया गया था आगे कि कला में स्नातक होना चाहिए, कला वर्ग में, और आगे समकक्ष भी लिख दिया गया था। और एक चीज़ आप सभी और यहाँ पर क्लियरली जान लें कि समकक्ष में वही स्नातक माने जाएंगे जो समकक्षता का निर्धारण आयोग या विभाग के द्वारा किया जाएगा, शासन स्तर से किया जाएगा। यानी हम आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। किसी और नियमावली, किसी भर्ती की या फिर आयोग, भर्ती बोर्ड या विभाग की या किसी और रिक्रूटमेंट को हम आपकी भर्ती से कंपेयर नहीं कर सकते। हर जगह चीज़ें सेम नहीं होती हैं। कहीं आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर का इंक्रीज या उसमें कमी हो जाती है, बट आपकी भर्ती में ऐसा नहीं होना है। इसी तरह से कुछ पुरानी भर्तियों में 6-6, 7-7, 8-8 नंबर तक फुल मार्क्स मिले हैं, लेकिन आपकी भर्ती में कम से कम 2 से 3 फुल मार्क्स मिलना चाहिए। पहले फुल मार्क्स कम मिलने की उम्मीद थी, बाद में हमने ज़्यादा बताया, उस पर भी कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर सुना करिए। लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे कि इतने समय के बाद जिन अभ्यर्थियों को लग रहा था हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आज वे अभ्यर्थी रो रहे हैं, परेशान हैं बेचारे। क्योंकि आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन का आंसर की विकल्प में ही बदलाव कर दिया। यानी सीधे सीधे उनके 1.25 नंबर कम हो गए। कम से कम 1400-1500, 2000 तक भी ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं, 1000 से ऊपर ही होंगे। और इसी तरह से जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अब उनको उम्मीद हो गई। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई हैं? आयोग के द्वारा जो संशोधित आंसर की दिया गया था उसकी वजह से। इससे अच्छा फुल मार्क्स दे दिया गया होता, ना किसी के घटते ना किसी के बढ़ते। बाकी फ़ायदा होता, किसी के घटते नहीं कम से कम। यही चीज़ें मैं आपकी भर्ती के लिए भी बता रहा था कि फुल मार्क्स अब ज़्यादा क्यों मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आयोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रश्न की वजह से आपकी भर्ती में कोई विवाद हो, आपकी भर्ती में डिले हो। और ये बहुत अच्छी पहल है, माननीय आयोग की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह से हम तो ये भी चाहते हैं कि कोई भी सीट न बचे बाद में। उन पर फाइनल रिजल्ट से पहले ही आप वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। फाइनल रिजल्ट के बाद आप वेटिंग लिस्ट नहीं दे पाते, लेकिन पहले तो आप दे सकते हैं ना, जिस तरह से लेखपाल भर्ती में हुआ है डीबी के दौरान। तो कुछ जो बदलाव आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं, उन बदलावों का स्वागत है और इसी तरह से बदलाव होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए पहले 15 गुना का नियम था, फिर 30 गुना, 32 गुना, 45 गुना तक अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है मुख्य परीक्षा के लिए। इसी तरह पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे। एफिडेविट बनवाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे। लेकिन अभी लेखपाल में देखिए, ना कोई एफिडेविट देना है, ना कोई आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, कुछ भी नहीं। सिंपल सा एक चेकलिस्ट आपसे भरवाएंगे। जो प्रपत्र होते हैं वो प्रपत्र आपको भरना होता है, उसमें भी जो आपको ना समझ में आए उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आवश्यक है बस उतना भर लीजिए। चेकलिस्ट को कैसे भरना है सब कुछ आपको अच्छे से बताएंगे, वहीं पर आयोग में बताया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है इसे सब। और डॉक्यूमेंट्स में फ़िलहाल में आपकी भर्ती में डॉक्यूमेंट्स में 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर अलग अलग है तो अलग अलग, अगर एक में है तो वही एक में। ग्रेजुएशन का 3 साल की मार्कशीट और साथ में डिग्री सर्टिफिकेट। अगर डिग्री या सर्टिफिकेट ना हो तो आप उसके जगह प्रोविजनल लगा सकते हैं। प्रोविजनल आपका वैलिड होता रहता है, आगे आगे अभी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल देना पड़ता है बाद में। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको कुछ भी नहीं देना है।
जो प्रपत्र मिलेगा वो डाउनलोड करके भर के देंगे, चेकलिस्ट भरना होगा वहीं आयोग पर, लेकिन आपको कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा फोटो के सिवा। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर क्षैतिज आरक्षण में अगर आप हैं पीएच है, तो फिर उस स्थिति में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना या वो विशेष प्रमाण पत्र देना होगा उस आरक्षण के लिए, और प्लस आपको डोमिसाइल यानी कि जनरल को डोमिसाइल भी नहीं देना होता है, आधार कार्ड भी नहीं देना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सिंपल हो चुके हैं वर्तमान में। लेखपाल भर्ती में मैं लगातार देख रहा हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इवन अगर कोई गलती भी होती है, कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स छूटता भी है, तुरंत वहाँ पे टाइम दे रहे हैं कि आप ला करके जमा कर दीजिए डीबी के लास्ट डेट से पहले पहले। यानी कि उनको प्रोविजनल में भी नहीं डाला जाएगा, यानी उनको औपबंधिक भी नहीं रखा जाएगा। तो आयोग की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए। इसी तरह से आप सभी के साथ भी होगा, बहुत अच्छे से डीबी होगी आप सभी की। लेखपाल में 27,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और आपकी भर्ती में लगभग 10, 11, 12,000 के आसपास अभ्यर्थी होंगे अधिकतम। तो बड़े आराम से आयोग में ही आप सभी की डीबी 20-25 दिन में या फिर महीने भर में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इतने ही टाइम में आपकी डीबी समाप्त हो जाएगी। डीबी कब से होने की उम्मीद है, तो आप समझ लीजिए कि जब भी डीबी का रिजल्ट आएगा मैक्सिमम 1 महीने का समय आप मान के चलें, उसके अंदर अंदर आपकी डीबी करा ली जाएगी। वीडियो भर्ती अभी फ़िलहाल में इसमें आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि देरी हो रही है। आपकी भर्ती पर भी बहुत सक्रियता से काम नहीं हो रहा है। रिवाइज्ड आंसर की आ गई होती तो उसके बाद फिर काम होना स्टार्ट हो जाता, बट रिवाइज्ड आंसर की आ नहीं रही है। इसी वजह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ लोग गए थे, कुछ अभ्यर्थी गए भी थे आयोग पर, और इसी तरह से 26 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा गया है। 4 तारीख को भी कुछ लोग जाने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल हमारा सपोर्ट है, हमें जा करके माननीय सचिव सर से आयोग से बात करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी बात रखने में शालीनता से निवेदन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हमें रखना चाहिए, किसी भी भर्ती में देरी ना हो। लेकिन जिन भर्तियों पर आयोग का ध्यान या फोकस नहीं होता है या फिर वहाँ पे अभ्यर्थी कोशिश नहीं करते, तो उन भर्तियों में देरी हो जा रही है। लेकिन आपकी भर्ती में ऐसा नहीं होने देंगे, आपकी भर्ती समय पर पूरी हो, इसके लिए हम सभी लोग मिल करके जितना प्रयास संभव हो सकेगा, कोशिश चल रही है, लेकिन आगे और भी हम लोग अच्छे से प्रयास करेंगे। अगर दिसंबर में रिजल्ट आ जाता है, जिसकी कि 100% संभावना है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक आ न जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। तो अगर दिसंबर में डीबी के लिए रिजल्ट आ जाता है तो उस स्थिति में फरवरी में आपकी डीबी करा ली जाएगी। अब आगे देखिए आप सभी, मेरे पास लगभग 12,000 का डाटा है आप सभी का। अब वो डाटा मैंने कितनी मेहनत से कैसे मैंने कलेक्ट किया वो मुझे पता है, बहुत मेहनत लगती है। इतनी आसानी से हम ग्रुप में शेयर भी नहीं करते, क्योंकि फिर वही डाटा फिर लोग लेकर के उसी को कॉपी करके, या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसी को फिर आगे लोग बताना स्टार्ट कर देंगे, या फिर कोई भी जानकारी होती है। मेरा हमेशा बार बार निवेदन होता है कि आप कुछ भी बताते हैं, जो भी बताने वाले लोग होते हैं उसका हज़ारों लोगों पर प्रभाव पड़ता है, लोग कितना परेशान होने लगते हैं। अभी कल हमारे पास कम से कम 20-25 आप लोगों ने मैसेज किया था कि ये कटाव बताई जा रही है। किसी ने भी बताया, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट बिना किसी डाटा के, बिना किसी आधार के हम कोई भी कटाव ऐसे अनुमान से बता दें, उसका क्या मतलब होता है। अभी डीबी के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे, उसमें भी डीबी के लिए उसमें भी कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कैसे क्या है क्या नहीं, उसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे अलग से वीडियो में। कितने लोग डीबी स्किप भी करेंगे, ऐसा भी होगा। अभी देखिए जितने भी लोग मतलब हाई मार्क्स बताने वाले हैं, मुझे पता है कि आप सब लोग सही बताते हैं हमेशा, मुझे आप सभी लोगों के ऊपर बहुत भरोसा रहता है और हमेशा रहेगा। तो उन सभी चीज़ों को ही सही मानते हुए हमने आपको कटाव बताया था। 60 से ऊपर जनरल की कटाव नहीं जाने वाली है, और ये हमने फाइनल कटाव बता रखा है। डीबी के लिए 50 बहुत है, डीबी के लिए कटाव बनेगी 50 बहुत है। ओबीसी की भी लगभग इसी के आसपास, बाकी कैटेगरी की आपको कम देखने को मिलेगा। क्षैतिज आरक्षण में अगर आप हैं, क्षैतिज आरक्षण में यानी पीएच वगैरह में आप हैं, तो आप वहाँ पे कटाव आपको और कम देखने को मिलेगा। जो ओवरलैपिंग होती है ऊर्ध्वाधर श्रेणी में देखी जाती है, इसको लेकर के ऑलरेडी हम बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाया था, एक बार फिर से उस पर हम पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं कि कैसे ओवरलैपिंग होती है, ऊर्ध्वाधर श्रेणी में क्या अंतर होता है, क्षैतिज आरक्षण में क्या अंतर होता है, सारी चीज़ें आप सभी को बताएंगे विस्तार से। डीबी में कटाव क्यों समान चली जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट में कटाव में इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है, सारी चीज़ें आप सभी को बताएंगे। बाकी किसी भी अदर भर्ती से डायरेक्टली आपकी भर्ती की तुलना करके कुछ भी चीज़ें बताई जाए तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं निराधार होती हैं। थोड़ा सा जो जिस भर्ती को लेकर के बात करें उस भर्ती पे पूरा फोकस करें। कैसा पेपर आया था, मैंने आपके दोनों शिफ्टों की आंसर की दी थी और हमारे आंसर की लगभग सही थे। सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न छोड़ दीजिए, पहले वाले शिफ्ट में 6 या 7 प्रश्न हमारे गलत हुए थे ऑफिशियल आंसर की से। और जब हमने पहले ऑफिशियल अनऑफिशियली अपनी आंसर की दी थी तो आपको लग रहा था कि इतने आंसर हम गलत बता रहे हैं, क्योंकि आपके नंबर कम आ रहे थे उस टाइम पे। लेकिन जो आंसर की हमने आप सभी को बताए थे, हमने ये कोशिश करके बताई थी कि उसमें लगभग सभी आंसर आपको सही मिले। बाकी जो प्रश्न ऑब्जेक्शन वाले थे हमने वो भी आप सभी को बताया था, ऑब्जेक्शन भी किया गया है कई प्रश्नों पर। 2 से 3 फुल मार्क्स मिलने की भी उम्मीद है। बाकी देखिए आयोग का डिसीजन क्या होता है।
बाकी देखिए जो लोग कट ऑफ हाई बता रहे हैं उनका अपना निजी विचार हो सकता है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, उनको बताने दीजिए। बट आप लोग परेशान मत होइए। आपके नंबर थोड़े कम हो तो भी आप उम्मीद रखें, नंबर आपके ठीक ठाक हो या फिर अच्छे हो तो बिल्कुल आपको उम्मीद रखना। और ये भर्ती या कोई भी भर्ती हो, कंपटीशन है। जब तक हम फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम श्योर नहीं होते हैं पूरी तरह से। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार आग्रह निवेदन करता हूँ, कोई भी झूठी उम्मीद मैं किसी को नहीं देता हूँ। अगर होने लायक होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आपका 100% हो जाएगा। थोड़ा भी डाउट लगेगा मैं बिल्कुल यही बोलता हूँ कि आप उम्मीद मत छोड़िए। अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक उम्मीद मत छोड़िए। कभी कभी मेहनत और मेहनत के साथ भाग्य साथ देता है। कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। भाग्य साथ देने का मतलब है कि कभी कम नंबर में ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है, कभी फुल मार्क्स मिल गए, हमारे सभी के सभी फुल मार्क्स वाले हमको क्वेश्चन, हमको वो आंसर मिल गया। कई बार क्या होता है कि हमको 3 फुल मार्क्स मिला हमारे पेपर में, लेकिन हमारे वो तीनों प्रश्न पहले से सही थे, तो हमारा वहाँ पे भाग्य ही खराब होता है ना कि हमको 3 नंबर मिल सकते थे लेकिन नहीं मिल पाते हैं। तो मेहनत प्लस भाग्य, लक, दोनों चीज़ें होती है। मैं दोनों ही चीज़ों को मानता हूँ, बट मेहनत अगर आपने किया है तो लक आपका जरूर कभी ना कभी साथ देता ही देता है। एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ आपकी चीज़ें फेवर में होती हैं। इसीलिए अंत तक आप सभी उम्मीद रखें, नंबर कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, आप उम्मीद रखें और साथ ही साथ आप दूसरी भर्तियों की भी तैयारी जरूर करते रहा करिए। जनरल की कट ऑफ 60 के आसपास या फिर 60 से कम ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो मेरा एनालिसिस अभी तक है या इसके पहले भर्तियों में हमारे एनालिसिस लगभग सही जाती है, गलत नहीं होता है, क्योंकि उसको लेकर के हम काफ़ी मेहनत करते हैं, चीज़ें देखते हैं उसमें कैसे क्या है। बाकी थोड़ा बहुत देखिए प्लस माइनस 1-2 नंबर हो जाता है, बट इतना डिफरेंस नहीं होगा कि 60 से सीधे 64-65 कट ऑफ चली जाए। 60 से कम रहना चाहिए। 57-58 तक हमने आप सभी को बताया था, ये भी समझ लीजिए ज़्यादा ही है, इससे कम ही रहना चाहिए। भले ही सीटें बहुत कम हो, अभ्यर्थी ज़्यादा हो, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग समझते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जानी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि आगे अगर 2 या 3 फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो लगभग उसी हिसाब से अब थोड़ा सा वहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों के नंबर नहीं बढ़ते, लेकिन जिनके भी नंबर बढ़ते हैं अगर उनके नंबर पहले से अच्छे हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट ऑफ उसकी वजह से बढ़ता है, 1 या नंबर 2 नंबर। पर वो बात की बात है, लेकिन अभी के हिसाब से 57-58 तक बहुत है जनरल में फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और यहीं से 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर आप ओबीसी की या फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे भी कम जाने की उम्मीद है। एससी की कट ऑफ भी बहुत हाई या बहुत कम नहीं रहेगा, क्योंकि एससी में भी अभ्यर्थी बहुत हैं। 10,000 के आसपास आप देखेंगे टोटल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। अगर उसमें से लगभग 7,000-8,000 लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा तो आप समझ सकते हैं सीटें कितनी हैं। कुछ अभ्यर्थी ओवरलैप भी करेंगे, तो भी कम से कम 50 से नीचे जाने की उम्मीद नहीं है कट ऑफ। बट अगर आपके 50 से नीचे भी हो, 47 हो, 48 हो, 46 हो, तो भी आपको निराश नहीं होना है। क्या पता कट ऑफ कम चली जाए। हमने जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बताया हुआ है वो समझ लीजिए बिल्कुल एक्सट्रीम है, यानी अपर लिमिट है। उससे नीचे ही कट ऑफ रहना चाहिए। जितना उससे नीचे कट ऑफ रह जाए, जितना हम लोग डीबी स्किप करवा लेंगे आगे, या फिर जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती में एलिजिबल नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए यहाँ पर हमें किसी से कोई विरोध नहीं करना है, सभी लोगों ने मेहनत किया है ये मान करके कि हम एलिजिबल हैं। नोटिफिकेशन पढ़ा होगा सभी लोगों ने, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग आपस में बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों पर बात ना करें। सब लोग मेहनत करते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए। तो उनका जो भी निर्धारण होगा वो आयोग की तरफ से किया जाएगा डीबी के समय। बाकी और भी आपकी भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलेगी, जो भी सही जानकारी मिलेगी, समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन करके मिल जाएगा। और मैं बार बार निवेदन के बाद भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जिनका भर्ती से कोई मतलब नहीं होता, अनावश्यक रूप से कॉल मैसेज भी जाते हैं। इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होना चाहिए, कभी इस तरह की चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। तो प्लीज़ उन सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ किसी भी ग्रुप में न रहें। ग्रुप बनाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि हम लोग संगठित होकर के अपनी भर्ती को जल्द पूरी कराने के लिए प्रयास कर सके, आपकी भर्ती जल्द पूरी हो सके। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।